हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर्स की। हमने पिछले वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बेसिक के बारे में पढ़ा था। हमने बहुत कुछ टर्म्स डिफाइन की थी, देखा था पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। ये सारी बातें हमने करी। हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसा है। एक स्फीयर से आप जब एक पोर्शन को काटते हैं तो कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है और रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होती है। ये सारी बातें हमने करी। फिर हमने देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन है वो क्या होता है। हमने बताया कि जब पैराक्सियल रेज होती हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज जब इंसिडेंट होती हैं, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। ये हमने देखा लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने उसके बाद बात करी थी वो थी साइन कन्वेंशन, है ना। तो साइन कन्वेंशन के केस में यहाँ पे आपके पास चार डायग्राम दे रखे हैं। हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था कि एक तो ये बात कि सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएंगी, दूसरी बात प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और तीसरी बात इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी। जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की प्रोपगेशन के डायरेक्शन में देखी जाएंगी वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं आपके सामने, तीन चार डायग्राम्स हैं, चार डायग्राम्स। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज ये सारी बातें बता रखी हैं। हमने ये भी देखा था कि यू जो होता है वो बोला जाता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फ्रॉम पोल, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम पोल। ऐसे वी जो था वो डिस्टेंस ऑफ इमेज था फ्रॉम पोल। एफ था फोकल लेंथ, वो भी पोल से ही मेजर करते थे। ठीक है, और आर था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पोल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको बताना है कि ये चार डायग्राम के हिसाब से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। बस साइन कन्वेंशन अपने को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो कौन से केस में, जैसे फर्स्ट अगर ए वाला उठाते हैं अपन डायग्राम, तो उस केस में अगर देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में रेज आ रही हैं, तो रेज यहाँ से आ रही हैं जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से रेज आ रही हैं इस डायरेक्शन में जैसा कि बता रखा है। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज यहाँ से पास हो रही हैं। ऐसे ये रे यहाँ से आई, ये यहाँ से पास हुई, जब रेज मिली तो उस पॉइंट का अपन ने बोला इमेज, यहाँ इमेज बनी। हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं, कैसे हम इमेज को ट्रेस करते हैं, कैसे इमेज बनाएंगे। फिलहाल हम बस साइन कन्वेंशन को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो रेस चली थी यहाँ से इस डायरेक्शन में, मतलब पोल से इस वाली डायरेक्शन को कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, जबकि इधर वाली डायरेक्शन कहलाएगी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपको अगर u लिखना है तो यहाँ पे u क्या होगा, दिस u विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि u जो है वो पोल से लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही अगर v देखें तो v भी यहाँ डायग्राम में अपने को बता रखा है और वो भी पोल से लेफ्ट साइड में है, तो वो भी यहाँ से मेजर की जाएगी। दिस इज़ v एंड दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मेजर हुई है। ऐसे अगर फोकल लेंथ देखा जाए तो इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही लेफ्ट साइड में है। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फोकल लेंथ पॉइंट है, तो दिस विल बी दी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आर भी नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे एफ भी नेगेटिव रहने वाला है। अच्छा, ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉनकेव मिरर, है ना। नेक्स्ट पे अगर चलें तो देखो नेक्स्ट में भी मिरर तो कॉनकेव है। जो बी वाला है अपने पास, ये वाला डायग्राम, इसमें भी मिरर तो अभी कॉनकेव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस बार एक चेंज यहाँ पे है। वो चेंज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो पास में रखा हुआ है थोड़ा सा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इस बार जो रेज जा रही हैं वो रेज टकरा के ऐसे चल रही हैं, ये यहाँ से ऐसे चल रही हैं। अब इस केस में जो इमेज बनेगी वो पीछे की तरफ यहाँ बनती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि फर्स्ट केस में जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आके टकराई थी वो रेज एक्चुअली मिल रही थी, फिजिकली यहाँ पे कट कर रही थी। जबकि इस केस में
रेज जो हैं वो यहाँ से डाइवर्ज हो जा रही हैं, हम इसको पीछे एक्सटेंड करके अगर देखें तो हमें दिखता है कि वो रेज यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही होंगी, ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे आप समझ रहे हैं इसको कहते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या हो गई, जब रेज एक्चुअली कट करे तो ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होती है कि रेज एक्चुअली कट नहीं कर रही, लेकिन अगर उनको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो लगता है कि वो यहाँ से कहीं से आ रही होंगी, ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जो आपने प्लेन मिरर के केस में बात की थी ना, आपने प्लेन मिरर बनाया था, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट था तो रेज चलती थी इस तरीके से, आप कहते थे कि अच्छा इमेज तो यहाँ कहीं होनी चाहिए, दिस इमेज वॉज वर्चुअल इमेज। इसे आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। रियल इमेज को आप हमेशा एक स्क्रीन पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे उसका प्रोजेक्शन आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो रियल और वर्चुअल की बात ध्यान रखिए कि जब रेज एक्चुअली कट करें तो वो होता है रियल, जब रेज कट ना करें लेकिन एक्सटेंड करने पे कट करते हुए दिखें तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। अब ये ऑब्जेक्ट के केस में भी हो सकता है, इमेज के केस में भी हो सकता है। जैसे अगर ऑप्शन ये अपन बी वाला देख रहे हैं तो इस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल है, और अगर इसके लिए अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, साइन कन्वेंशन की बात करें, तो देखिए रेज किधर से आ रही हैं, रेज आ रही हैं यहाँ से, तो मतलब ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, जैसा कि यहाँ बता रखा है। ओके, अब यू यहाँ नेगेटिव, क्यों? क्योंकि वो पोल से इस तरफ है तो नेगेटिव है। अगर वी देखो तो पोल से इस तरफ है तो वी यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा, अगर एफ और आर की बात करो तो वो दोनों ही इस डायरेक्शन में है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, तो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो आर भी नेगेटिव है और एफ भी नेगेटिव है। क्लियर? अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में किस तरफ लूँगा, कैसे पता चलेगा? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर एक मिरर ऐसा है मैं इधर ले सकता हूँ? क्या दिस कैन बी सेंटर ऑफ कर्वेचर? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर था। तो भाई अगर स्फीयर कंप्लीट करोगे तो स्फीयर ऐसा बनेगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस, तो ये फोकस होगा। तो जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर ही फोकस भी है, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर थर्ड इमेज देखें तो इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये रेज इससे निकल रही हैं। इस बार जो मिरर है वो कैसा है? इस बार मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। जब कॉन्वेक्स मिरर है तो जो रेज चली वो यहाँ से इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, चलने के बाद जब डाइवर्ज हो गई तो लगा कि ये पीछे से आ रही थी। वर्चुअल इमेज यहाँ पे अपने को एक बन रही है। ठीक है, जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन जिधर रेज चल रही हैं वो होगी पॉजिटिव और उसके अपोजिट होगी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे लिखना है तो u मैं लिखूँगा नेगेटिव है क्योंकि इधर है, v लिखा जाएगा यहाँ पॉजिटिव है। ऐसे ही f और c के लिए बताइए, f और r के लिए ये पोल, और इस बार क्योंकि सेंटर इधर बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ये आपको दिखा रखा है c और फोकस यहाँ दिखा रखा है f, दोनों ही इस तरफ आप मेजर करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो f भी पॉजिटिव है और दूसरा c भी या r भी पॉजिटिव है। क्लियर? अगर फोर्थ केस में आए तो यहाँ पे एक चेंज है, और ये चेंज क्या है देखिए, इस बार जो रेज मिरर पे आ रही हैं, टकरा रही हैं, वो इंसिडेंट रेज ऐसी आ रही हैं, और ये रेज किसी एक पॉइंट से नहीं आ रही, क्योंकि एक रे इस तरफ से आ रही है, एक रे इस तरफ से आ रही है, दोनों पीछे जाके कहीं मिल नहीं रही। तो ये कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ बनी वो ये है। तो ध्यान रखिएगा, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूँ तो जिस डायरेक्शन में रे आई, हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, जिस डायरेक्शन में रे आई, रे किस डायरेक्शन में आई? इस डायरेक्शन में आई ना, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे u इज़ पॉजिटिव, v इज़ नेगेटिव, f पॉजिटिव, r ऑल्सो पॉजिटिव। कैसा मिरर था ये? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? अब यहाँ से अपन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि किसी भी कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव, फोकल लेंथ एंड आर ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ एंड आर ऑलवेज नेगेटिव। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
इसमें भी नेगेटिव हैं, इसमें भी नेगेटिव हैं, और ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे क्योंकि कॉन्केव मिरर ऐसा बना होता है, पीछे इसमें होती हैं, तो रेज़ हमेशा इधर से ही आना पड़ेगा, और जब रेज़ इधर से आएंगी तो आप पॉजिटिव हमेशा यही लोगे एक मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। तो इस डायरेक्शन में जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगी, और कॉन्केव मिरर क्योंकि ऐसा होता है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस सब नेगेटिव जोन में ही आ रहे हैं, तो हमेशा ये कॉन्केव मिरर के लिए एफ और आर नेगेटिव ही होने वाले हैं। ऐसे ही एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ एंड आर आर ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एंड आर आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर बात करें यू की, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में यू जो है वो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। क्यों ऐसा? आप चाहे कोई भी मिरर उठा लो, अगर यू मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल है, जैसे यहाँ पे, तो रियल ऑब्जेक्ट से रेस चलती हैं, जब रेस उधर जा रही हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव जोन में होगा। इसलिए अगर रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रेज हमेशा उससे दूर की तरफ जाती हैं, ऐसा हमें जोन देखना होता है, ये दिस जोन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब u नेगेटिव है मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर u पॉजिटिव हो गया तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, u पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है सब बातें यहाँ तक? ऐसे अगर इमेज की बात करें तो इमेज अगर नेगेटिव है, v अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या कि वो एक्चुअली यहाँ आके मिल रही है, जैसे इस केस में था, तो एक्चुअली अगर आके मिलती हैं तो ऐसे को बोलते हैं रियल इमेज, और ये नेगेटिव जोन में रहेगी हमेशा। क्लियर है? तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन द नेगेटिव जोन, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव जोन। तो ये भी आप लिख लेते हैं। रियल इमेज की अगर बात करें तो v नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो v पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा ध्यान रखने चाहिए आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको वैल्यूज़ जो v और u की देते हैं वो साइन के साथ दे देते हैं, प्लस माइनस, ऐसे f और r की वैल्यू भी प्लस माइनस के साथ दे देते हैं। अब उसमें आपको मिरर लिखा हुआ नहीं होता कि कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें आपको जज करना होगा कि अच्छा अगर f नेगेटिव है तो ये मिरर जो होगा वो कॉन्केव मिरर होगा, अच्छा u अगर नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, u अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये सारी बातें आपको डेटा से जज करनी पड़ती हैं, इसलिए ये चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, पक्की बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन और रियल वर्चुअल की बातें सारी हो गई, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इमेज ट्रेस कैसे करें, कैसे हम इमेज बनाएं एक स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, तो हम एक कॉन्केव मिरर के लिए बनाते हैं, हम u v सबको पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए बात करते हैं, पर उससे पहले हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। इसके 3 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। पहला रूल क्या कहता है, जो हमने फोकस की डेफिनेशन बोली थी वही यहाँ पे पहला रूल है। ये कहता है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it will pass through or appear to pass through, it will pass or appear to pass through focus। क्लियर है बात? एंड वाइस वर्सा। फोकस की डेफिनेशन आपने ये लिखी थी, अगर आपको याद हो तो फोकस में आपने बोला था कि अगर मिरर ऐसा है, ये कॉन्केव मिरर अगर आपने यहाँ बना रखा है, इस कॉन्केव मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी इस तरफ। या अगर ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर होता और इस केस में आप अगर बात करते एक रे यहाँ पे आई तो ये रे यहाँ चली जाती, ऐसा लगता कि ये फोकस से पास हुई है। अगर एक्सटेंड करते तो लगता है कि ये अपीयर टू बी पास थ्रू फोकस, ऐसा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रे
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो या तो फोकस से पास होगी या अपीयर टू पास होगी, डिपेंडिंग ऑन द मिरर कैसा है, सिचुएशन कैसी है। क्लियर है बात? पक्का? और वाइस वर्सा मैंने लिखा है, इसका मतलब ये कि अगर एक रे फोकस से आती हुई दिखती है, अगर एक रे ऐसी आती तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे इस डायरेक्शन में आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो ये वाइस वर्सा लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फोकस से आई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी। कुल मिला के ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल आपका, ठीक है। सेकंड रूल की अगर बात करें तो वो कहता है कि इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature then after reflection it retraces its path, it retraces its path। ऐसा क्यों भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होती है तो भाई अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सब स्फेरिकल मिरर्स की, और एक स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप अगर इस मिरर पे जो भी लाइन डालेंगे तो क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर मिलने वाली है? क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट रेडियस, रेडियस सेंटर से हमेशा जो लाइन जाती है पेरीफेरी की तरफ वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यही बेसिकली नॉर्मल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के केस में। तो अगर आप ये एक मिरर मान के चलते हैं यहाँ पे तो इस केस में यही नॉर्मल है, और अगर एक रे अलोंग द नॉर्मल ही आ रही है, इस केस में अगर एक रे ऐसी ही आ रही है तो क्या वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे वापस चली जाएगी? यस, क्योंकि आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही अपना बेसिक लॉ था रिफ्लेक्शन का। तो अगर अलोंग द नॉर्मल आती है तो वापस अलोंग द नॉर्मल ही निकल जाएगी। इसका मतलब अपने पाथ को रिट्रेस करेगी अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को क्रॉस करते हुए आती है तो। और इसका मतलब ये भी है कि अगर रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इस डायरेक्शन में तो वो भी वापस चले जाएगी क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऊपर चल के आ रही है तो वो सेम वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है बात यहाँ तक? पक्का? और तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो रे पोल पे आएगी, थर्ड पॉइंट इज रे इंसिडेंट ऑन द पोल, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल, इंसिडेंट and reflected ray at the pole make same angle with principal axis। पोल पे जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। मतलब एक अगर मिरर ऐसा है तो जो रे यहाँ आई पोल पे आई, इस डायरेक्शन से मान लीजिए आई, तो ये एंगल अगर थीटा था तो ये जब रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी तो ये थीटा एंगल पे ही जाएगी। क्लियर है? ये तीन रूल्स जो हैं वो अपने को हेल्प करने वाले हैं इमेज ट्रेस करने में, इमेज बनाने में, ठीक है। अगर इसका देखिए थर्ड रूल का मतलब ये भी है कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही आ रही है तो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जानी चाहिए, क्योंकि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आई मतलब यहाँ का थीटा ज़ीरो हो गया तो जाने वाला थीटा भी ज़ीरो होना चाहिए, मतलब फिर से ये उसी पाथ पे चली जाएगी, ठीक है। तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है रे वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चली जाएगी। बाकी सारी बातें आप यहाँ से आराम से देख पा रहे हैं। तो ये तीन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से एक बार रिविजन कर लीजिए इसका। फर्स्ट रूल कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, या फोकस से अगर आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली आ रही हो, वो आती हुई दिख भी रही हो या जाती हुई दिख भी रही हो तब भी ये वैलिड है। दूसरा, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और तीसरा,
पोल पे जो भी रेज आएंगी वो सेम एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है बात। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएंगी अपने लिए। तो अपन कुछ डायग्राम्स बना के देखते हैं लिए इनके जल्दी से। आपको बोला गया एक कॉन्केव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहें तो कॉन्वेक्स से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको अगर इमेज ट्रेस करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन आप डालेंगे एक ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए रिफ्लेक्शन ऐसे चला गया, या अपन एक काम करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वही ठीक रहेगा। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसकी अपने को इमेज बनानी है। तो अपने को एक बात तो पता है कि अगर यहाँ फोकस है तो इससे जो रेज आएंगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो रे यहाँ से टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी, इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोकस वहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके जस्ट डबल पे होगा, यहाँ पे ऐसा। और दूसरी बात ये कि जो पोल पे आएगी वहाँ से लाइट वो सेम एंगल बना के निकलेगी। तो जो रे पोल पे आई वो पोल से बिल्कुल सेम एंगल बना के निकल जाएगी इस तरीके से। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ ये दोनों रेस कटी वही तो इमेज कहलाएगी, क्योंकि इमेज में 2 रेज वैसे तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज किसी मिरर पे गिरती है, पर अपने को तो इमेज से मतलब है ना, हमें इमेज बनाना है, इसका मतलब हमें बस 2 रेज काफ़ी हैं। तो हम वो 2 रे कौन सी सेलेक्ट करते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी जो सीधी पोल पे जाती है वो। उससे क्या है, अपना काम आसान हो जाता है। ये दोनों रेज जहाँ रिफ्लेक्ट होकर कटी वो आपकी बनेगी इमेज। क्लियर है। तो इमेज अगर मुझे बनानी है तो ये आपकी इमेज बनेगी ऐसी। तो अगर ये ए और बी था तो ये ए डैश और बी डैश ऐसा आपका बनेगा, क्योंकि देखो एरो साइड से मैंने रेज निकाली है ना, तो जहाँ कटेंगी वहाँ एरो बनेगा, इसलिए एरो मैंने नीचे की तरफ बनाया है। तो इन्वर्टेड इमेज बनी। अच्छा ये छोटी भी दिख रही है वहाँ से तो छोटी भी बनेगी। क्लियर। ये सारी बातें हम आगे करेंगे कि कौन सी पोजीशन पर रखने पे कौन सी टाइप की इमेज बनती हैं, ये सारी बातें आगे आएंगी। बट फिलहाल इमेज ट्रेस करना आप इस तरीके से सीख सकते हैं। ओके। अब इस पर आप कर सकते हैं अलग अलग पोजीशन के हिसाब से कैसी कैसी इमेजेस बनने वाली हैं। जैसे पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं, अगर कॉन्केव मिरर की मैं बात करूं, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। कॉन्केव मिरर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एक कॉन्केव मिरर के केस में अलग अलग पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, देखिए ध्यान से। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके। अब पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन जो आप लेंगे वो लेंगे एट इनफाइनाइट। फर्स्ट पोजीशन एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से जो भी रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, तो ये बात ध्यान रखेगा। इनफाइनाइट पोजीशन किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन। पहली पोजीशन आप लेंगे इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट पे है तो ऑल द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इनफाइनाइट की बात होती है। जैसे अपन सन से जो अर्थ पे रे आती है हम बोलते हैं कि सारी रेज पैरेलल आ रही हैं क्योंकि सन यहाँ से बहुत दूर है। तो वैसे तो सन स्फेरिकल है, स्फीयर से जो रेज आएंगे वो ऐसे रेडियली आनी चाहिए, उनके बीच में एंगल होने चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि सब पैरेलल है क्योंकि बहुत दूर से वो आ रही हैं, तो वो पॉइंट की तरह काम कर रहा है, वहाँ से सारी रेज अपने पास पैरेलल आती हैं। तो एक तो इमेज आप इसके लिए बनाएंगे। दूसरी जो आप इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट या प्लेस्ड बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए इमेज कैसी बनेगी। तीसरा जो आप बात करेंगे वो लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट एट C है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी। फोर्थ आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C अगर है। पांचवा आप देखेंगे ऑब्जेक्ट एट F है। और सिक्स आप देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड F है। ठीक है, ये 6 डायग्राम्स आपको कॉन्केव मिरर के केस में बनाने हैं।
पूरा अच्छे से डायग्राम बनाने हैं, स्केल और अपना डी यूज़ करके एंगल ढंग से मिला के वैसा आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे सेंड करेंगे ये होमवर्क कंप्लीट करके, ठीक है। कॉन्केव मिरर के केस में अपन बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप ये सारी पोजीशन ले सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो उसमें आप सीधा सीधा एक पोजीशन लेंगे, या तो इन्फाइनाइट, फिर फोकस से इन्फाइनाइट के बीच में, और दूसरा फोकस से पोल के बीच में। बस ये आप उसमें दो पोजीशन लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जाएंगे आप, पहला F टू इन्फिनिटी, दूसरा पोल टू F, ये दो आपको उसमें बताने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको बताने के केस में, क्या क्या आपको इसमें डिफाइन करना है। पहली बात, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। इमेज कैसी है, रियल या वर्चुअल। रियल वर्चुअल हम बात कर चुके हैं, जब एक्चुअली रेज काटती हैं तो रियल, जब रेज कटते हुए दिखती हैं तो वर्चुअल। दूसरी बात, जो इमेज बनी है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड। इरेक्ट या इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर ऑब्जेक्ट था तो इमेज अगर नीचे की तरफ बनी तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, और अगर सेम डायरेक्शन में बन गई इमेज भी तो इसे बोलेंगे इरेक्ट इमेज। क्लियर है। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही ऑब्जेक्ट है और ऊपर ही इमेज बनती है तो इरेक्ट इमेज कहलाएगी, नीचे की तरफ इमेज बनती है तो इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी, ठीक है। एक बात और जो आप बताएंगे वो बताएंगे कि इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज थी, इमेज की साइज उससे छोटी है या बड़ी। अगर बड़ी है तो एनलार्ज्ड इमेज कहलाती है, अगर छोटी है तो डिमिनिश्ड इमेज कहलाती है, और बराबर है तो बराबर लिखेंगे। क्लियर है बात। ये आपका एक होमवर्क है, आपको ये पूरी टेबल बना के मुझे भेजनी है। हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे बाद में एक टेबल के फॉर्म में पूरा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं कि जो हमने ये U, V, F, R ये सब पढ़े, इनके बीच का रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इनके रिलेशन का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन U, V एंड R, या F भी अपन साथ में लिख सकते हैं क्योंकि अपने को पता है कि दिस F इज इक्वल टू R/2। ओके, चलिए तो एक मैं कॉन्केव मिरर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। कॉन्केव मिरर है, इसका पोल यहाँ पे आपको दे रखा है। डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पोल यहाँ गिवन है, रेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे निकल रही है। एक रे यहाँ से आई तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अभी हमने पढ़ा था। तो एक जो रे आई वो रिफ्लेक्ट होकर इधर से निकली, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए पोल पे गई अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस इधर आएगी। तो ये दोनों रेज जहाँ कटी उस पॉइंट को आपने बोला कि दिस इज़ द इमेज, तो यहाँ इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। अब हमने जो एंगल्स देखे वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ देखे हैं। ये एंगल अल्फ़ा है जो इंसिडेंट रे का है, ये एंगल गामा है जो इस रिफ्लेक्टेड रे का है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं ये यहाँ पे एंगल डालूँ तो मुझे पता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल अपन ने दे रखा है बीटा, ठीक है। और क्योंकि ये नॉर्मल है इस पे, तो जो इंसिडेंट रे यहाँ से गई थी और जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आई है उन दोनों का एंगल भी सेम होगा। वो एंगल आपको यहाँ पे थीटा और थीटा गिवन है, ठीक है। आई इक्वल टू आर, वो दोनों थीटा आपको दे रखे हैं, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए तो ये हो गया आपका नॉर्मल वाला पोजीशन, ऐसा दिस इज़ नॉर्मल, ये मिरर इधर। ओके, अब अपने को बात करनी है U, V, F और R की। तो अपन क्या करते हैं भाई, अपने को पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ U, पोल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ डिस्टेंस को O तक तो U हो गया, ये हो गया आपका V, और C तक अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये हो गया आपका R। सारे डिस्टेंसेस ऑब्वियसली अपन ने पोल से मेजर किए हैं, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सारे डिस्टेंसेस पोल से हैं। ओके, अब अपन यूज़ करते हैं अपना जो अजम्पशन हमने कल बात करी थी, हमारा जो स्टडी हम पूरी करने वाले हैं वो सब पैरेक्सियल रेज के लिए करने वाले हैं। ये बात हमने बोली थी। पैरेक्सियल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास पास चलती हो, और अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास पास चल रही हैं मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों ही बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं,
क्योंकि रेज जो एक्चुअली चल रही हैं वो रेज आप ऐसी मान सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से यहाँ ऐसी चल रही हैं। जब इतनी पास पास में रेज चल रही हैं तो अब ये अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, इनको अगर मुझे लिखना है तो मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इस बारे में बात करते हैं। अगर ये बहुत छोटे एंगल है तो सोचो कि ये जो ए होगा वो भी इसके बहुत पास होगा यहाँ पे, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ ट्रायंगल बन रहे हैं उसमें एक्सटर्नल एंगल जो बनते हैं यहाँ पे, ये जो एक्सटर्नल एंगल्स बन रहे हैं इसको मैं लिखूंगा, अगर ये एक पूरा ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके केस में ये गामा एक्सटर्नल एंगल है। एंड दिस एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। ऐसा होता है ना एक ट्रायंगल के केस में, अगर ये एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ऐसा, ये एंगल अगर गामा है, ये एंगल अगर अल्फ़ा है और ये एंगल अगर ट्रू थीटा है, तो गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 थीटा, ये यहाँ लिखा जा सकता है एक्सटर्नल एंगल किसी ट्रायंगल के केस में। ऐसे ही अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखूँ ये वाला, तो इस केस में भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए ये वाला, तो इस केस में क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा, ये लिखा जा सकता है। तो इन सारों को अपन मिला के इक्वेशन फॉर्म करते हैं। एक आपने लिखी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा, एक लिखा आपने गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ तो मुझे मिलता है 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। थीटा मैंने ऐसे हटा दिया, मुझे इक्वेशन मिली ये। अब क्योंकि ये सारे बहुत छोटे हैं तो ए जो है वो बहुत पी के पास में आ जाता है, ये जो ए पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ कहीं है, तो मैं ये ए पी ऐसा बना सकता हूँ। तो अब मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, इस तरीके से। ये ए पॉइंट पी के बहुत पास है, इतना पास कि मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ। वैसे वो है तो स्फेरिकल कर्व पे, क्योंकि पर सारे एंगल छोटे हैं मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकता हूँ। अब जो मेरे पास एंगल्स बन रहे हैं वो कुछ ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। दिस एंगल इज अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब आप ध्यान से देखो तो ये है आपका v, ये है आपका r और ये है आपका u। क्या मैं सबको यहाँ टेन थीटा की टर्म में लिख सकता हूँ, यानी टेन ऑफ एंगल की टर्म में लिख सकता हूँ। ए पी बाई वी, ए पी बाई आर और ए पी बाई यू, ये मुझे टेन अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन गामा सब वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वही मैंने यहाँ से लिखा, और क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो टेन ऑफ एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल, वो मैंने यहाँ यूज़ किया। तो अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए पी बाई ओ पी, ये दिस इज दिस, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट यू, दिस इज़ नथिंग बट आर, दिस इज़ नथिंग बट वी। अब क्योंकि अपन यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी फॉलो करते हैं, मैंने इन सबको यहाँ पे पुट किया, मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ गई ये। ए पी सब जगह से कैंसिल हो गया, फाइनल इक्वेशन आई ये। अब क्योंकि अपन साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो यहाँ बताइए मुझे यू, वी और आर तीनों ही पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। रेज आ रही हैं इस डायरेक्शन में, मतलब आप ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दिस डायरेक्शन इज़ नेगेटिव। और जो आप कैलकुलेट करते हैं पोल से तो सारी चीज़ें इसी डायरेक्शन में हैं, ऑब्जेक्ट भी यहाँ है, इमेज भी यहाँ है और सेंटर भी यहाँ है। तीनों ही जो डायरेक्शन आ रही हैं ये तीनों ही चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं। तो मैं जब इसमें वैल्यूज़ रखूँगा तो मैं फाइनली वैल्यूज़ रखूँगा यहाँ पे 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय माइनस वी इक्वल टू 2 बाय माइनस आर। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो आता है 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू 2 बाय आर। दिस इज़ द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इस केस में हम जानते हैं इफ द रेज आर पैरेक्सियल मतलब f इक्वल टू होता है r बाई 2, उसे अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। ये जो इसका फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारे केस में सारी रेज पैरेक्सियल ही हम कंसिडर करते हैं मोस्टली, तो ये फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। पर एक्चुअली आया कहाँ से था, यहाँ से। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ पे आपको हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज़ रखनी है, फॉलो साइन कन्वेंशन, तभी आप इसको सही यूज़ कर पाएंगे। साइन कन्वेंशन फॉलो करके ही हमें इसमें वैल्यूज़ हमेशा रखनी होंगी। क्लियर है बात, पक्का। तो फॉर्मूला के साथ साथ ये बात भी याद रखनी है कि साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, तभी अपने आंसर सही आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की और बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।